हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग फिर से कवर करने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी वीडियोस, सभी क्लासेस हमको प्रोवाइड कराई जा रही हैं ताकि आपके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर हमेशा की तरह बच्चों के अंत तक, यानी कि जब तक उनका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक उनके साथ रहता है। इनफैक्ट एमसीक्यू के जो एग्जाम पैटर्न इनका एमसीक्यू होता है, तो एमसीक्यू अगर होता है तो उसका जो आंसर्स की भी होता है वो भी साथ ही साथ प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे ये जान सकें कि किस प्रकार से और उन्होंने क्वेश्चंस किया है और कितना किया है, कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है। तरीके भी बताए जाते हैं ताकि बच्चे कवर कर सके। हाँ, कुछ समस्याएं हैं बच्चों के साथ। बच्चों को समस्या ये है कि सर जी आपने इस क्वेश्चन का आंसर ये बता दिया, इस क्वेश्चन का आंसर ये बता दिया। बाबू, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक्सप्लेनेशंस को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके साथ समस्या नहीं होगी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग से चीजें मिस कर जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम लोग बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन दिमाग में चीजें कुछ और होती हैं और जबान पे कुछ और आ जाती है, ठीक है। तो इस बातों को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए आपको ध्यान देना चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेंड करते समय, या फिर अगर हो सकता है दिमागी या कहीं इधर उधर मिस हो जाता है कि जैसे मुझे बार बार कंफ्यूजन हो जाता है कालिदास और ये तुलसीदास को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे एक दो जगह कहीं इधर उधर हो गया हो और उसको इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये समझने की आवश्यकता है कि हो सकता है कि दिमाग से थोड़ा सा मिस हो गया हो, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट भी दो तरीके के होते हैं। एक कि सर जी इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपने ये बताया था, अब की बार आपने ये बता दिया, सर कौन सा सही आंसर है। तो वहां पे क्लियरफाई कर दिया जाता है कि क्या सही आंसर है। बट कुछ बच्चे, सर आपकी वजह से ये गलत हो गया, सर आपकी वजह से मैंने ये गलत कर दिया, सर मुझे पता था, मुझे अच्छी तरीके से पता था बट आपने ये बता दिया इसलिए मैं मान लिया आपकी बात, ये गलत हो गया। तो बाबू, ये कंट्रोवर्सी करने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप बस इतना विश्वास रखिए कि अगर हम आपको सही डायरेक्शंस पे नहीं ले जा सके तो गलत डायरेक्शंस कतई नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ। अपनी सारी बातें खत्म करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। टॉपिक आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बेसिकली उदारवाद से संबंधित टॉपिक है। उदारवाद, ठीक है ना। उदारवाद से रिलेटेड उदारवाद और व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहार से रिलेटेड क्वेश्चंस है यहाँ पे जो कि हम लोग कवर करने वाले इस लेक्चर्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है जो शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से प्रभावित होता है। यह परिभाषा किसने दी है, ठीक है ना। Political science studies the officials determinations value which the influenced by the distributions and used to power the definitions given is। मतलब क्या कह रहा है, पहले definitions को समझ लीजिए, उसके बाद किसने कहा है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है राजनीति शास्त्र मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है जो शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से प्रभावित होता है। यानी कि ये कह रहा है कि मूल्यों के अधिकृत निर्धारण का अध्ययन करता है, वो निर्धारण का अध्ययन करता है जो शक्ति के वितरण और प्रयोग से प्रभावित होता है। यानी कि शक्ति के वितरण और प्रयोग से जो प्रभावित होता है, जो शक्ति के वितरण और प्रयोग से चीजें निर्धारित की जाती हैं, उसका अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है। ये किसका कहना है, ये कहना है डेविड स्टर्न का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डेविड स्टर्न महोदय, ठीक है ना। डेविड स्टर्न महोदय वही डेविड स्टर्न महोदय हैं, इन्हें उत्तर व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद का, उत्तर व्यवहारवाद का जनक, अगर उत्तर व्यवहारवाद का जनक पूछ ले तो भाई कौन है, डेविड स्टर्न महोदय है। याद रखना है आपको, परेशान नहीं होना है, याद रखना है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशु तुल्य और अल्पकालिक था। यह कथन किसका है भाई, यह कथन है हाफ्स महोदय का। किसका है, हाफ्स महोदय का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हाफ्स महोदय कह रहा है कि whose statement is the in the natural state man's life was the poor ugly animal like short lived। मतलब
एक तरीके से हम ये कहें कि इनकी जो लाइफ थी, जो मनुष्य की लाइफ थी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन? हॉब्स महोदय। ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लेवियाथन, लेवियाथन, ठीक है ना, लेवियाथन। ये लेवियाथन नामक पुस्तक थी और इसी पुस्तक में इन्होंने मनुष्य के बारे में बताया था। मैंने जब थ्योरी कवर किया था तो थ्योरी में भी आपको ये चीजें बताई थी। और एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि इन्होंने मनुष्य के लिए बर्बर शब्द का यूज किया है, बर्बर, बर्बर, ठीक है ना। लेकिन रूसो महोदय जो है, रूसो महोदय ये जो है आदर्श बर्बर का यूज किए हैं, आदर्श बर्बर, आदर्श बर्बर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। ये जो है हाफ्स महोदय कहते हैं बर्बर, और आदर्श बर्बर जो है ये रूसो महोदय कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात क्या याद रखना है कि ये रूसो और हाफ्स, रूसो, हाफ्स और लाक, रूसो, हाफ्स और लाक, ये तीनों लोग किससे संबंधित है? ये तीनों लोग सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी इसी से संबंधित ये तीनों लोग हैं, और तीनों लोगों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बताया था। और इन तीनों लोगों ने उन मनुष्यों के बारे में बताया था जो प्रारंभिक काल में या फिर प्राकृतिक अवस्था में थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन निर्धन, कुत्सित, पशुतुल्य था और अल्पकालिक था, और ये एक दूसरे के दुश्मन भी होते थे। एक दूसरे के दुश्मन क्यों होते थे भाई? एक दूसरे पे अटैक किया करते थे, क्योंकि पशु तुल्य जीवन है तो दुश्मन तो होंगे ही होंगे। तो ये बात भी आपको याद रखना है। किसका कथन है भाई? ये कथन है हाफ्स महोदय का। हाफ्स महोदय के बारे में बहुत सी बातें आपकी हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किसने कहा है मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है? हुसैन, मैन इज सोशल एनिमल्स नेचर्स नेसेसिटीज, ठीक है ना। तो ये कथन जो है अरस्तु महोदय ने कहा है। किसने कहा भाई? अरस्तु महोदय ने। यही अरस्तु महोदय हैं जिन्हें माना जाता है राजनीति विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक, ठीक है ना, राजनीति विज्ञान का जनक। अच्छा, ये तो हो गए राजनीति विज्ञान के जनक। क्वेश्चन पूछ लेता है आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है भाई? के जनक तो यहां पे आपके हो जाएंगे मैकियावेली। कौन हो जाएंगे? मैकियावेली, ठीक है ना। ये जो मैकियावेली है ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक है। और राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु महोदय। और इन्होंने ही कहा है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। अच्छा, यहां पे तो ये आपको याद रखना है। लेकिन प्लेटो महोदय जो कि अरस्तु के गुरु थे, प्लेटो महोदय जो कि अरस्तु के गुरु थे, इन्होंने कहा है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, ठीक है ना। राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। किसने कहा है? तो ये कथन बेसिकली ये जो प्लेटो महोदय है इन्होंने कहा है। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक जो लिखी थी इन्होंने, वो पुस्तक क्या थी? वो पुस्तक थी रिपब्लिक, याद रखना है, रिपब्लिक। और दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी थी द लॉज, ठीक है ना। अच्छा, इसी पुस्तक में इन्होंने सिद्धांत दिया था। कौन सा? आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत दिया था। आदर्शवादी राज्य क्या होता है भाई? एक जो राज्य होता है वो आदर्श से संबंधित होता है, और इसके राजा को दार्शनिक होना चाहिए। जब मैंने ये चीज पढ़ाया था आपको, आदर्शवादी सिद्धांत जब पढ़ाया था उसमें आपको बताया था, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आपको इतनी बातें आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए, इतनी बातें आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? ध्यान दीजिए। कह रहा राजनीति विज्ञान के अध्ययन की परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है। The main characteristics of the traditional approach to the study of the political science are
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर बल। ऑप्शन नंबर डी, एम्फेसिस ऑफ द साइंटिफिक मेथोलॉजी, ठीक है ना। तो जो साइंटिफिक कार्य प्रणाली है, साइंटिफिक मेथोलॉजी है, इसी पे ज्यादा बल दिया गया है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है, तो हमेशा से वैज्ञानिक पहलू को ध्यान में रखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग राजनीति का अध्ययन किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है कि कला, विज्ञान है कि कला। तो बहुत से ऐसे विद्वान थे जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान साबित करना चाहते थे, जिसमें सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट अरस्तु महोदय हैं। अरस्तु महोदय ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। कौन? राजनीति विज्ञान। और इन्होंने कहा राजनीति विज्ञान अधिपति विज्ञान है। इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान। बात समझ में आ गई? राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। और इसके अतिरिक्त दो व्यक्ति थे जो कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि राजनीति विज्ञान है, ठीक है ना। अच्छा, क्या इन्होंने, ये कौन थे भाई? पहले थे मेंडल महोदय, ठीक है ना, मेंडल। और एक थे आपके मेंडल बोल रहे हैं, मेटलैंड महोदय, मेंडल नहीं है, मेटलैंड महोदय। मेंडल तो क्लास 10th में साइंस जब आप पढ़ेंगे आनुवंशिकता का सिद्धांत, उसमें, ठीक है ना। मेटलैंड महोदय है, मेटलैंड। और एक है बकल महोदय। इन दोनों लोगों ने साइंस को, ये राजनीति विज्ञान को साइंस कभी माना ही नहीं, मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अच्छा, एक कथन इन दोनों में से किसी ने कहा था, किसने कहा था? आप कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान का शीर्षक देखता हूं तो मुझे प्रश्न पे नहीं बल्कि उसके शीर्षक पर बहुत खेद होता है। और एक व्यक्ति ने कहा था कि राजनीति विज्ञान तो छोड़ो, कलाओं में भी पिछड़ी कला है। ये दो कथन आपको बताना है कि कौन कौन व्यक्ति ने ये कहा था। ये बेसिकली आलोचक थे और आलोचना करते हुए राजनीति विज्ञान का कहे थे। गार्नर महोदय ने जो कि कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। इन्होंने बेसिकली राजनीति विज्ञान के बारे में बहुत ही अच्छी थ्योरी दी है। इन्होंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान और कला दोनों के साथ संबंधित किया है, या फिर दोनों के साथ संबंध स्थापित किया है, राजनीति विज्ञान का और कला और विज्ञान के साथ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो देखिए भाई, प्लेटो ने स्टेटमेंट नामक पुस्तक लिखा है, जी हाँ लिखा है। मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा है, जी हाँ लिखा है। लास्की ने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है, जी हाँ लिखा है। मार्क्स ने द स्टेट एंड रिवॉल्यूशंस लिखा है, नहीं लिखा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स द स्टेट ऑफ द रिवॉल्यूशंस नॉट मैचिंग, मतलब मैच ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के रचनाकार निम्न में से कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ द ऑथर ऑफ द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राहम वाल्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्राहम वाल्स, ठीक है ना, ग्राहम वाल्स, ठीक है ना। ग्राहम वाल्स इनका नाम है, वास्तव में कहीं कहीं ग्राहम वाल्स दिख रहा है, मतलब ग्राहम वाल्स, ठीक है ना। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, कह रहा है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत के साथ सिद्धांत का संबंध किसके साथ है? विथ व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेवेंस रिलेटेड, मतलब किससे संबंधित है भाई? तो जो प्रासंगिकता का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है ना, उत्तर व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाना चाहिए, उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है ना। क्लियर है? उत्तर व्यवहारवाद बेसिकली होता क्या है? उत्तर व्यवहारवाद बेसिकली होता क्या है? ये संचार से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, व्यवहारवाद है क्या? व्यवहारवाद है क्या? व्यवहारवाद क्या है?
तो व्यवहारवाद का बेसिकली जो उत्तर व्यवहारवाद है, इसके जो वो है जनक है वो डेविड ईस्टन है। कौन है? डेविड ईस्टन है। और व्यवहारवाद का सीधा सीधा मतलब ऐसे समझिए कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करना। ठीक है ना? मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करना बाबू क्या कहलाता है? व्यवहारवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर व्यवहारवाद, जो कि प्रासंगिकता के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दोनों में ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर ए तकनीकी प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी सत्यापन, ऑप्शन नंबर सी परंपरा, ऑप्शन नंबर डी विशुद्ध विज्ञान। ठीक है ना? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परंपरा से संबंधित नहीं है। व्यवहारवाद परंपरा से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये परंपरा के तहत बढ़ते हुए नहीं आया। बात समझ रहे हैं? ये परंपरा के तहत बढ़ते हुए नहीं आया। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही व्यवहार किया जाता था मनुष्य के, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जो है और भी अभी भी आज वर्तमान समय में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ऐसा नहीं था। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो संबंधित नहीं है वो क्या है? ट्रेडिशन। क्या है? परंपरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इसको देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बिहेवियरलिज्म। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रेडिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्यक्तिवाद क्या है भाई? व्यक्तिवाद इस नाम से भी जाना जाता है। इंडिविजुअल इज आल्सो नोन एज द लेसेस फेयर जो है व्यक्तिवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यक्तिवाद से संबंधित है। और इसका सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो होता है, लेसेस फेयर का सीधा सीधा जो अर्थ होता है, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। बात समझ में आ गई? व्यक्ति को अकेला छोड़ दो और व्यक्ति के कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो। ठीक है ना? सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, तब जाकर के व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा। तब जाकर के व्यक्ति क्या कर पाएगा? अपना विकास कर पाएगा। एक बात और ध्यान देना है कि इसका सबसे पहले प्रतिपादक कौन थे? एडम स्मिथ। कौन थे भाई? एडम स्मिथ। ठीक है ना? अच्छा, इन्होंने ये कहा कि अगर मनुष्य को अकेला छोड़ दिया जाए तो मनुष्य स्वयं अपना विकास कर लेगा, अन्यथा अगर सरकार मनुष्यों के कार्यों में दखल अंदाजी करती है तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वो अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी भी प्रकार से विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो व्यक्ति अपना विकास कंप्लीटली कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बाबू निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कोल, ऑप्शन नंबर ए है कोल, ऑप्शन नंबर बी लिंडसे, बोदा, तीसरा लिंडसे, चौथा जो है वेब्स है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये जो बोदा महोदय है, बोदा, ठीक है, बोदा महोदय बहुलवादी चिंतक नहीं है और इनको जो है संप्रभुता, सॉवरेंटी, संप्रभुता या फिर प्रभु सत्ता का जनक भी कहा जाता है। किसको? जीन बोदा को। इनका पूरा नाम है जीन बोदा। ठीक है ना? इनका पूरा नाम जी बोदा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्लूरलिस्टिक थिंकर्स। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन बोदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्यवहारवाद के विरुद्ध की प्रतिक्रिया है भाई। व्यवहारवाद के विरुद्ध की प्रतिक्रिया है, व्हाट इज द बिहेवियरलिज्म रिएक्शन अगेंस्ट। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तत्वमीमांसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, तत्वमीमांसा। ये व्यवहारवाद के विरुद्ध की प्रक्रिया। देखिए, किसी के व्यवहार को हम वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। वास्तविक रूप का मतलब समझ रहे हो? कोई व्यवहार कर रहा है तो उसकी वास्तविकता को कैसे हम पता लगा सकते हैं? हम हैं, यहाँ खड़ा है, हम वास्तव में दिख रहे हैं,
लेकिन जो हम व्यवहार करेंगे आपके साथ, बुरा करेंगे कि अच्छा करेंगे, इसको हम देख नहीं पा सकते, इसको फील कर सकते हैं कि कैसे कोई व्यवहार कर रहा है, किसके साथ कैसा है व्यवहार, किसके साथ कैसा है व्यवहार, इस चीज को केवल फील कर सकते हैं, जान सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो तत्व मीमांसा का मतलब होता है वास्तविकता, वास्तविकता। ठीक है, तो ये इसके विरुद्ध की प्रतिक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्रासंगिकता। Which of the following is answer is not the elements of the behavior is, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रिलेवेंस, प्रासंगिकता हो जाएगा। ठीक है ना, रिलेवेंस, प्रासंगिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है भाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी डेविड ईस्टन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी डेविड ईस्टन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद का अर्थ, व्यवहारवाद का अर्थ, व्यवहारवाद का जो अर्थ होता है बाबू, बिहेवियरलिज्म मींस, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है ना, मनुष्य के राजनीति विज्ञान का अध्ययन, सॉरी मनुष्य के राजनीति व्यवहार का अध्ययन। मनुष्य के कई व्यवहार होते हैं ना, मनुष्य के, एक मिनट, तो मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो ये बेसिकली व्यवहारवाद के अंतर्गत आ जाता है। अगर कोई आपसे पूछे मीनिंग ऑफ द बिहेवियरलिज्म, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करना। तो चलिए यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है भाई। तो उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या डेविड ईस्टन ने की थी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डेविड ईस्टन ने, डेविड ईस्टन ने की थी। हु गिव द बेस्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ऑप्शन नंबर डी डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन ने इसके उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन जो है बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार से नदी के रेत में सोने के कण। पॉलिटिक्स इज द accumulated in the streams of the history just like particles of gold in the sand of the rivers. Whose statement is this? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेविड ईस्टन महोदय। डेविड ईस्टन महोदय ने कहा कि जिस प्रकार से नदी की धारा में रेत बहता है और रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इतिहास की नदी बहती है और उस इतिहास की नदी में जिस तरीके से हम सोने के कण पा रहे हैं उसी तरीके से राजनीति विज्ञान के छोटे छोटे पार्टिकल्स पाते हैं। किसका कहना है भाई, ये कहना है लॉर्ड एक्टन महोदय का। ठीक है ना, लॉर्ड एक्टन महोदय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका व्यवहारवादी उपागम का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है। Which of the following is the main components of the behaviorist approach? नियमितता है, यस है, सत्यापन है, हाँ है, तकनीकी है, हाँ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ द एबव, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बाबू, देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का कह रहा क्वेश्चन कि किस विचारक ने द करंट मीनिंग ऑफ द बिहेवियरलिज्म की रचना की है। इन विच थिंकर्स रोट द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, ईस्टन महोदय, डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन, डेविड 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 ईस्टन। ठीक है ना, डेविड ईस्टन। क्लियर ना, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। 18 तक का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है और मुझे लगता है कि यहां तक की चीजें एक एक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखते रहिए। जहां पे लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता है और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो वहां पे एक्सप्लेनेशन आपको जरूर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। कह रहा है इसमें से निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी चिंतक है। Who among the following is the pluralistic thinkers, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी,
लिंडसे। लिंडसे महोदय जो है ये कौन है, एक बहुलवादी चिंतक हैं। लिंडसे महोदय बहुलवादी चिंतक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका उदारवाद का मूल प्राप्त होता है। द ओरिजिन्स ऑफ द लिबरलिज्म इज फाउंड इन, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। उपर्युक्त सभी में क्या पाया जाता है भाई, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। उपर्युक्त सभी में क्या पाया जाता है, उपर्युक्त सभी में, उपर्युक्त सभी में पाया जाता है उदारवाद का मूल। ठीक है ना, उदारवाद का मूल। भारतीय दर्शन में भी उदारवाद देखने को मिलता है, यूनानी दर्शन में भी उदारवाद देखने को मिलता है, फ्रांसीसी दर्शन में भी। दर्शन जहां पे आ जाता है, दर्शन शब्द जहां पे आ जाता है, तो दर्शन शब्द ही उदार का पर्यायवाची मान के चलिए। दर्शन शब्द ही जो है ये उदार का पर्यायवाची मान के चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवहारवाद के जनक कौन है भाई, व्यवहारवाद के जनक यहाँ पे डेविड ईस्टन ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, डेविड ईस्टन हो जाएंगे। हु इज द फादर ऑफ द बिहेवियरलिज्म, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है बाबू, उत्तर व्यवहारवाद का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रासंगिकता, रिलेवेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज नॉट द एलिमेंट्स ऑफ द बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रासंगिकता। क्या सही आंसर हो जाएगा, प्रासंगिकता। ठीक है ना, यहां तक की चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी, 22 तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवहारवाद का आधार है, द बेसिस ऑफ द बिहेवियरलिज्म, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुभववाद। ठीक है ना, अनुभववाद। देखिए व्यवहारवाद यूं ही नहीं निकल करके आ गया, व्यवहारवाद निकल करके आने का सबसे बड़ा कारण रहा है अनुभव। ठीक है, अनुभव। ठीक है, अनुभव। अच्छा, जैसा कि हमने आपको बताया कि वास्तव में राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करती है। जब हमने इस चीज को पढ़ना शुरू किया, वास्तविकता यही है कि शुरू में ही जब हमने राजनीति विज्ञान के अप्रोच के बारे में, उपागम के बारे में पढ़ना जब शुरू किया, तो हमें पता चलता है कि प्रारंभतः पोलिस नामक शब्द आया था, पोलिस। और ये कहां से, यूनान से। इस पोलिस नामक शब्द से बना था पॉलिटिक्स। क्या बना था, पॉलिटिक्स। ठीक है ना। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता था, इसका अर्थ होता था बाबू नगर अथवा राज्य। क्या होता था, नगर अथवा राज्य। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसी पॉलिटिक्स से बना राजनीति विज्ञान। क्या बना, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। ठीक है, राजनीति विज्ञान बन गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, इस राजनीति विज्ञान का अप्रोच, उपागम जिसे हम लोग कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से हम ये समझें कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो प्रारंभतः पहले राज्य को वैल्यू दी गई। कहा गया कि भाई राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। फिर ये थ्योरी हटी, दूसरी थ्योरी आई, कहा गया राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि राज्य एक मूर्त संस्था है, अमूर्त संस्था है, और सरकार मूर्त संस्था है। ठीक है ना, राज्य तो अपने आप में राज्य है, वहां पे सरकार, ये सारी व्यवस्थाएं, सिस्टम जो दुनिया भर का डेवलप है, लेकिन उसको चलाता कौन है, उसको चलाता है बेसिकली सरकार। इसलिए सरकार का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में हम लोग राज्य का अध्ययन करते हैं। लेकिन बाद में फिर ये थ्योरी बदल गई, तीसरी थ्योरी आई भाई। ठीक है, ये कहती है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करो भाई, राज्य और सरकार, राज्य और सरकार। अगर राज्य और सरकार दोनों का हम लोग अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान का, अन्यथा राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन लास्ट में जो आधुनिक थ्योरी आई, आधुनिक थ्योरी ये कहती है शक्ति का अध्ययन करना। शक्ति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, राज्य का अध्ययन कहलाता है, क्योंकि लास्टली शक्ति को ज्यादा वैल्यू दिया गया। क्योंकि फाइनली अगर देखा जाए तो प्रभुसत्ता या फिर संप्रभुता नामक जो शब्द है, ये कहीं ना कहीं किसी राज्य की उस शक्ति की बात करता है जिसपे किसी भी बाहरी या फिर किसी भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल या फिर इंटरनल तरीके से, या फिर इंटरनल से या फिर आउटर से कहीं भी दबाव नहीं लगाया जा सकता है किसी गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है ना, गवर्नमेंट्स अपने आप में क्या होती है, संप्रभु होती है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंग टू इंडिया में केवल। लेकिन अदर जगह पे देखा जाए तो सरकार अपने आप में क्या होती है, संप्रभु होती है। संसद जो होती है अपने आप में क्या होती है, संप्रभु होती है। बाबू बात समझ में आ गई। तो ये चीज था पहले के टाइम में। ठीक है,
तो धीरे धीरे ये अनुभव किया गया, धीरे धीरे ये अनुभव किया गया कि अब ये शक्ति की बात छोड़िए, राजनीति में व्यवहार का अध्ययन कीजिए, व्यवहार के अध्ययन, तब जाकर के निष्कर्ष निकालिए, तब जाकर के निष्कर्ष निकालिए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति, इस व्यक्ति के व्यवहार पे निर्भर करता है कि राज्य किस तरफ जाएगा, किस ओर जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये था बेसिकली व्यवहारवाद, व्यक्ति के उन का अध्ययन करना। तो ये धीरे धीरे कैसे निकल करके आया, ये अनुभव से ही तो निकल गए। इन सभी चीजों का अध्ययन करते 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 जो वैज्ञानिक थे उनको अनुभव हुआ, अनुभव होने के बाद जो है धीरे धीरे ये लास्ट में पहुंचे व्यवहारवाद की तरफ, फिर उत्तर व्यवहारवाद की तरफ आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम कौन सा है भाई? तो आधुनिक उपागम के बारे में भी बता दिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बिहेवियरलिज्म अप्रोच या फिर बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी उपागम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? मूल्य रहित दृष्टिकोण भी है, वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, सत्यापन भी है, परंपरा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ट्रेडिशंस या फिर परंपरा नहीं है, ट्रेडिशंस या फिर परंपरा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में प्रतिपादित किया है? ठीक है, who among the following propounded politics as the ontological elections of values? तो सही आंसर आपका हो जाएगा डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, डेविड ईस्टन। एक मिनट, चलिए भाई थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चलें, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएंगे? डेविड ईस्टन महोदय है। ठीक है, डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना काम बुरा था, यह कथन संबंधित है, यह कथन संबंधित है बाबू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर व्यवहारवाद से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर व्यवहारवाद से। फ्रॉम पोस्ट बिहेवियर इन द स्टेटमेंट इज वाज बैड to be observed by the irrelevant certainties is related to। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर व्यवहारवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो जाहिर सी बात है परंपरा, इसको कई बार हमने करा दिया, तो ऑप्शन नंबर ए करके खत्म कर दीजिए। ठीक है ना, विच इज नॉट फॉलोइंग द रिलेटेड टू बिहेवियरलिज्म, परंपरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम कौन सा भाई? व्यवहारवाद है, आज व्यवहारवाद है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। द मॉडर्न अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, व्यवहारवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? कई बार बता दिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये भी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है बाबू? तो ये परंपरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 31 नंबर का। ठीक है, हटा दीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है भाई? उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन। इसको भी हटा दीजिए, ये भी बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाख के अनुसार लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में भोगा, भोगा किसको? प्राकृतिक अधिकारों को, नेचुरल राइट्स को। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार उस समय माना जाता था जब किसी भी प्रकार की कोई सत्ता, किसी भी प्रकार की राजनीति अस्तित्व में नहीं आई थी, कोई संस्था अस्तित्व में नहीं आया था। बिल्कुल प्रारंभिक काल की बात किया जा रहा है, प्राकृतिक काल की बात की जा रही है, प्राकृतिक अवस्था की बात की जा रही है। प्राकृतिक अवस्था, ये जो प्राकृतिक अवस्था थी बाबू, इसमें जो व्यक्ति था कंप्लीटली एकदम, देखिए तीन व्यक्ति थे, सामाजिक समझौता सिद्धांत तीनों ने दिया था अपने अपने हिसाब से, और इन्होंने बताया था कि प्राकृतिक काल में मनुष्य कैसे थे और क्यों राज्य जैसे संस्था की कल्पना की गई, क्यों राज्य अस्तित्व में आया, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। इसके पहले के वीडियोस में जाकर के देखिएगा, जिन्होंने बैच परचेस किया होगा उस बैच में जाकर के देखिएगा, इस थ्योरी को हमने कंप्लीटली पढ़ाई है और बताया है, सभी के बारे में बताया। तो इन्होंने कहा था, देखिए एक व्यक्ति थे
हाँ ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति है ये बर्बर है। क्या है? बर्बर, बिल्कुल बर्बर। बर्बर का मतलब समझ रहे हो? पूरा बेकार, असभ्य कह सकते हैं, असभ्य। ठीक है। और दूसरा दूसरा जो रूसो महोदय हैं, रूसो महोदय हैं, इन्होंने आदर्श बर्बर कहा है, आदर्श बर्बर। ठीक है ना। लेकिन जो लाक महोदय हैं, लाक महोदय, इन्होंने व्यक्ति को सभ्य माना है। क्या माना है? सभ्य माना है। बात समझ में आ रही है? सभ्य माना है। कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति सभ्य थे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे के प्राकृतिक अधिकारों पे हस्तक्षेप नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने कारण भी बताया कि अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था थी तो राज्य की कल्पना क्यों हुई। पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा हाल था। कारण क्या था? जिसके पास ताकत है वो दूसरे वाले को दबा के रखता था। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो प्राकृतिक अधिकार। रूसो के अनुसार समान इच्छा, देखिए समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था भाई? रूसो ने दिया था। और रूसो के अनुसार समान इच्छा क्या है भाई? सदा सही रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सदा सही रहती, इट ऑलवेज राइट। ठीक है ना, इज ऑलवेज राइट, ये सदा सही रहती। ठीक है, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ माना जाता है? मतलब आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ, ऐसा कब माना जाता है? When is modern political science is considered to have emerged? आपका सही आंसर यहां हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से क्या हुआ था भाई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बेसिकली आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ, आधुनिक राजनीति विज्ञान प्रारंभ हुआ था या फिर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यूनानी भाषा में पोलिस, यहाँ पे पोलिस होना चाहिए, यूनानी भाषा में पोलिस का क्या अर्थ होता था? ठीक है ना, व्हाट डज पोलिस मीन्स इन द ग्रीक लैंग्वेज? तो आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नगर राज्य, सिटी स्टेट। ठीक है ना, नगर राज्य हो जाएगा। ठीक है, लिबर्टी शब्द, जो लीवर शब्द है, लिबर्टी, ठीक है ना, इससे क्या मतलब है भाई? ये किस भाषा से संबंधित है? लीवर शब्द जो है ये बेसिकली लैटिन भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लैटिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लैटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव था? मतलब समानता क्यों नहीं थी, किसका अभाव था कि समानता नहीं थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार। विशेषाधिकार की वजह से, विशेषाधिकार की वजह से समानता का निहितार्थ अभाव था। मतलब समानता का निहितार्थ अभाव था, क्यों? तो विशेषाधिकारों की वजह से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, परेशान नहीं होना। द इम्प्लीमेंट ऑफ द इक्वलिटीज द सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ, तो आपका सही हो जाएगा ऑफ प्रिविलेज। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है भाई? उदारवाद का जनक बेसिकली यहाँ पे हो जाएंगे उदारवाद का जनक लाक महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उदारवाद के जनक है, ऑप्शन नंबर बी उदारवाद के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट एंड रिवोल्यूशंस किसने लिखी है? हु हैज रिटन द स्टेट एंड रिवोल्यूशंस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन इनका नाम था। पूरा नाम था इनका व्लादिमीर लेनिन, और ये व्लादिमीर लेनिन ने कंप्लीटली इसको लिखा था। ठीक है ना, कंप्लीटली इसको लिखा था। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने देखा कि कंप्लीटली हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जो कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और उदारवाद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में छप सकते हैं, इतना ही थे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप भी करिए तैयारी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्लास की वहीं पे जाती है। अगर लाइव शेड्यूल भी आपका रखा जाता है तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि हर प्रकार की जानकारी आपके पास तक हो। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।